हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 8 जीवों में जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। जीवों द्वारा अपने समान या अपने जैसे एक समान जीवों की उत्पत्ति करना या जन्म देना जनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि जो जीव हैं वह अपने समान या एक समान जीवों की उत्पत्ति करना या जन्म देना जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि अगर हाथी का बच्चा है तो वह हाथी जैसा होगा, मानव का बच्चा है तो वह मानव जैसा होगा। यानी अपने समान उत्पत्ति करना ही जनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें हम पहले लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब देखते हैं लैंगिक जनन। जब दो जीव नर नर यानी पुरुष एवं मादा मादा यानी महिला मिलकर आपस में निषेचन क्रिया करते हैं और एक नए जीव को जन्म देते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि नर में ऐसा नहीं है कि पुरुष ही हो सकते हैं, जैसे नर हाथी हुआ, नर शेर हुआ, मतलब नर कोई भी हुआ। एवं मादा जब ये दोनों मिलकर निषेचन क्रिया करते हैं और एक नए जीव को जन्म देते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं जैसे मानव, जीव जंतु आदि। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। जो अपना लैंगिक जनन है इसमें जीव समान तो होता है लेकिन समरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समान समान का मतलब है कि जैसे अगर मानव का बच्चा है तो उसके भी दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, सिर होगा, दो आंखें होंगी, मतलब मानव की तरह होगा। लेकिन समरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समरूप, अब समझिए समरूप का मतलब है कि आपने देखा होगा किसी के माता पिता, कोई बच्चा है वो कोई कोई अपने बिल्कुल माता पिता के जैसा लगता है, कोई कोई उनके समान नहीं होता है, और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि बिल्कुल अपने पिता की या माता की फोटोकॉपी निकल आता है। तो इसका मतलब है कि समरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए हुमैन मानव निषेचन क्रिया यानी हुमैन हुमैन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। ओवम यानी जो महिला का अंडाशय है इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी ओवम में 23 क्रोमोजोम। एवं एवं पुरुष का जो स्पर्म है शुक्राणु, इसमें भी 23 क्रोमोजोम यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। और जब ये निषेचन क्रिया करते हैं तो 23 दूनी 46 क्रोमोजोम या गुणसूत्र मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यह युग्मनज गर्भाशय में पहुंचने के बाद एम्ब्रियो यानी भ्रूण का रूप ले लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जन्मा नया जीव समान तो होता है लेकिन समरूप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। चलिए अब देखते हैं मानव में लैंगिक जनन। यानी जो मनुष्य है इसमें लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। यानी जो अपना मानव है इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है। यानी इसमें दो जीवों नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। मानव में लैंगिक परिपक्वता। जब नर पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है और मादा महिला में अंड कोशिका का निर्माण होने लगता है तो इसे लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। और यह सभी क्रियाएं किशोरावस्था में होती हैं, जिसे यौनावस्था भी कहते हैं। अब समझिए आप, मानव में लैंगिक परिपक्वता यानी कि जैसे कोई बच्चा है तो उसका जन्म हुआ तभी से तो वह बच्चा पैदा करना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। यानी मानव में लैंगिक परिपक्वता यानी जब बच्चा किशोर अवस्था यानी 12 से 18 के बीच में जाता है तो पुरुष में शुक्राणु बनने लगते हैं यानी निर्माण होने लगता है, और जो महिला है इसमें अंड कोशिका का निर्माण होने लगता है। यानी कि इससे पता चल जाता है कि मानव में लैंगिक परिपक्वता आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यौन अवस्था में परिवर्तन। यानी जब यौन अवस्था में आता है बच्चा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी बच्चा और बच्ची दोनों। अब पहले देखते हैं किशोर एवं किशोरियों में एक समान परिवर्तन। यानी जो किशोर मतलब हुए लड़के और किशोरियों मतलब हुए लड़कियां। यानी किशोर और किशोरियन में एक समान परिवर्तन, यानी लड़के और लड़कियों में दोनों में एक समान परिवर्तन। चलिए तो पहला देखते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों के कांख एवं जननांग के पास गहरे बालों का होना। यानी कि लड़के हैं और लड़कियां दोनों के कांख, ये कांख है अपनी यहाँ पर और जननांग, जननांग तो आप जानते ही हैं, महिला की वेजाइना और पुरुष का पेनिस।
यानी इनके पास गहरे घने बालों का उगना। दूसरा है चेहरे पर मुहासे निकलना। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 12 से 18 के बीच में आता है तो उसके मुंह में बहुत ज़्यादा फुर्रियाँ होती हैं, उन्हीं को मुहासे बोलते हैं। वो सब शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है, उसकी वजह से होता है। और लड़कियों में अंड कोशिका का निर्माण। त्वचा का तेलीय होना। जब बच्चा 12 से 18 के बीच में आता है और लैंगिक परिपक्वता आती है तो उसका शरीर आप देखना, त्वचा बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी तेलीय हो जाएगी। अब देखते हैं लड़कों में परिवर्तन। अभी तो ये तो दोनों में देखे अपन ने, लड़के और लड़कियों में। अब देखते हैं खाली लड़कों में परिवर्तन। लड़कों की आवाज़ का फटना या भारी होना। जब लैंगिक परिपक्वता आती है तो लड़कों की आवाज़, आपने देखा होगा कि जब 12 से 18 के बीच में लड़का आएगा तो 12 से पहले कितनी भी पतली रही किसी लड़के की आवाज़, लेकिन जब वो 12 से 18 के बीच में जाएगा तो उसकी आवाज़ भारी होगी। मतलब एक लड़के और लड़की की आवाज़ में एक फ़र्क महसूस होने लगेगा। लड़कों में डाँडी और मूंछ का निकलना, यानी ये भी है। लड़के और लड़कियों में सॉरी, लड़कों में दाढ़ी और मूंछ का निकलना। अब देखते हैं लड़कियों में परिवर्तन। लड़कियों में रजोधर्म यानी मासिक चक्र का आना। जब लैंगिक परिपक्वता आती है तो लड़कियों में रजोधर्म यानी मासिक चक्र आने लगता है। लड़कियों के स्तन के आकार में वृद्धि होना। आपने देखा होगा कि जब लड़की 12 से 18 के बीच में आती है तो उसकी छाती में उभार आता है, यानी स्तन के आकार में वृद्धि होती है। ये सभी परिवर्तन बता देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। जब हम किसी बच्चे को ये देखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। अब देखते हैं जननांग। जननांग का मतलब जो जनन में भाग लेते हैं, जो अंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें जननांग कहते हैं। नर का मुख्य जननांग वृषण होता है, जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है। जो नर यानी कि जो पुरुष है उसका जननांग बाहर होता है, यानी अपना जो पेनिस है, पेनिस मुख्य अंग नहीं है जनन का। जनन का मुख्य अंग है वृषण यानी टेस्टिस, जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। मादा का मुख्य जननांग अंडाशय होता है, जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनका जननांग भी योनि नहीं होती है, उनका जनन मुख्य जननांग होता है अंडाशय, जहाँ पर अंडे बनते हैं, जो शरीर के अंदर होता है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले नर का जननांग। नर का मुख्य जननांग वृषण होता है, जिनकी संख्या 2 होती है। यानी जो पुरुष का जननांग है वह वृषण होता है और इनकी संख्या 2 होती है, यानी टेस्टिस। अब जैसे कि ये है अपना नर का जननांग, इसे समझते हैं। ये हैं, ये तो है अपना पेनिस। इसका काम है केवल शुक्राणु और बीज को योनि में डालना। बाकी जो मुख्य जननांग है वह ये है वृषण, यहीं पर शुक्राणु बनते हैं, मतलब यहीं सब होता है। लेकिन पेनिस का तो मुख्य काम होता है कि बीज को योनि तक पहुंचाना। चलिए अब बारी बारी से इन 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 सबको समझते हैं एक एक करके कि किसका क्या काम है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वृषण। नर का मुख्य जननांग वृषण टेस्टिस होता है, जिनकी संख्या 2 होती है। और जो अपना वृषण है, इसकी वृषण है, इसका तापमान अधिकतर कम रहता है। वो किस लिए? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपना वृषण है इसका तापमान आप कभी भी देखना तो कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु बनने के लिए कम ताप रहना आवश्यक है। चलिए वृषण को देख लिया। अब देखते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को वृषण से शिशन पेनिस तक पहुंचाती हैं। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं शुक्रवाहिनी, ये नस, ये जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं उनको इस नस के द्वारा यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ से जो जैसे कि यहाँ वृषण में शुक्राणु बने तो ये नस के द्वारा इसको बोलते हैं बेसिक डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक यानी पेनिस तक पहुँचाना। चलिए अब देखते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र और बीज दोनों के बाहर जाने का रास्ता है। जैसे कि ये है अपना मूत्राशय, ये तो है मूत्र नलिका। जैसे कि ये मूत्र नलिका है, इसमें से अपनी किडनी से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आके सीधे यहाँ मूत्राशय में इकट्ठे हो गए। लेकिन यहाँ से एक ही नली है, उसी से बीज बाहर जाता है और उसी से मूत्र जाता है। और ये है अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करती है। और ये है शुक्राशय, यानी कि जो शुक्राशय और प्रोटेस्टेन है, यह दोनों इनसे जो स्त्राव निकलते हैं उनको यह शुक्रवाहिनी में छोड़ देती है, जिससे बीज बाहर निकलने में आसानी होती है। अब देखते हैं नर जननांग ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि
अपने स्त्राव को शुक्रवाहिनी में छोड़ते हैं, जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इससे शुक्राणुओं को पोषण भी मिलता है। यानी कि जो अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि है और शुक्राशय है, जो इनसे स्त्राव निकलता है, यह अपने इस शुक्रवाहिनी में छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर बने शुक्राणु तरल अवस्था में आ जाते हैं और इस शुक्रवाहिनी के द्वारा ये पेनिस तक पहुंचते हैं। चलिए और भी देखते हैं। शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव से शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायता होती है और ग्रंथियों का स्त्राव और शुक्राणु मिलकर बीज का निर्माण करते हैं। चलिए, तो हमने इनको बारी बारी से सभी को देख लिया। और ये है वृषण कोश, यानी कि जो अपना वृषण है, इसके ऊपर जो आवरण रहता है, इसको वृषण कोश कहते हैं। और ये है अपना सेशन, यानी बाहरी आवरण को मिलाकर इसको पेनिस बोलते हैं। ये तो है अपनी इसी से मूत्र निकलता है और इसी से शुक्राणु निकलते हैं। यहाँ यहाँ से ये दोनों एक हैं, लेकिन यहाँ से शुक्राणु आते हैं, यहाँ से ये मूत्राशय से मूत्र आता है। तो अपने पेनिस का काम है कि मूत्र को बाहर निकालना और शुक्राणु को योनि तक पहुँचाना। चलिए, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये है वृषण, वृषण में शुक्राणु बनते हैं। वृषण कोश, वृषण के ऊपरी जो आवरण होता है उसको वृषण कोश बोलते हैं, जो उसे सुरक्षा देता है और तापमान को नियंत्रित रखता है। अब देखते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम है कि वृषण में जो शुक्राणु बने हैं उनको पेनिस तक पहुँचाना। शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि जो अपना स्त्राव छोड़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है, यह शुक्राणुओं को तरल अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे शुक्राणुओं को बाहर निकालने में आसानी होती है। मूत्र नलिका, जिसमें किडनियों से मूत्र बाहर आता है। अब ये हो गया मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा रहता है। ये हो गया मूत्र मार्ग, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, और सेशन बाहरी आवरण को मिलाकर सेशन या पेनिस बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं मादा जननांग, यानी जो मादा है अपनी उसका जननांग। मादा का मुख्य जननांग अंडाशय होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। अब ये देखिए, ये है मादा का जननांग, ये है दोनों साइड अंडाशय। जब लड़की का जन्म होता है तो उसमें हजारों हजारों अंडे जन्म से ही होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जन्म हुआ और वो बच्चे पैदा करेगी। इसी को बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। जब बच्ची 12 से 18 के बीच में होती है तो उसमें से एक एक अंडा परिपक्व होकर इसमें गर्भाशयी, यानी कि फिलिपियन ट्यूब में, इसमें गर्भाशयी नलिका में आता है। और यहाँ यहाँ जब पुरुष का बीज आता है तो उसमें जो स्पर्म होते हैं, ये अंडा यहाँ से यहाँ आकर और यहाँ से स्पर्म आकर यहाँ पर दोनों फर्टिलाइजेशन करके फिर गर्भाशय में आ जाते हैं। ये अपनी गर्भाशय नलिका है, नलिका का अंतिम सिरा है। ये है अंडाशय, ये है गर्भाशय, यानी जो बच्चे का पालन पोषण होता है वो यहीं होता है गर्भाशय में। यहाँ से अंडा यहाँ निकल के आता है और जब नर का स्पर्म बीज शुक्राणु आता है तो उसमें से स्पर्म निकल के यहाँ पर दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं और युग्मनज में परिवर्तित होकर यहाँ गर्भाशय में आ जाते हैं और यहाँ भ्रूण का रूप ले लेते हैं। ये है अपनी योनि। जिस प्रकार से मैंने बताया कि पुरुष का जो पेनिस है, इसका काम है केवल बीज को योनि तक पहुँचाना। इसी प्रकार से मादा की जो योनि है, इसका काम है बीज को कलेक्ट करना और यहाँ से यहाँ स्पर्म में जाके फर्टिलाइजेशन करके यहाँ गर्भाशय में बच्चे का पालन पोषण होता है। और ये है गर्भाशयी ग्रीवा, यानी ये है गर्भाशय का मुंह है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया कि अंडाशय में अंडे बनते हैं, गर्भाशयी नलिका या अंडवाहिका फ्लूपियन ट्यूब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। गर्भाशय जहाँ बच्चे का पालन पोषण होता है। गर्भाशयी ग्रीवा, यानी जहाँ से गर्भाशय का मुंह स्टार्ट होता है उसको गर्भाशयी ग्रीवा बोलते हैं। और योनि का कार्य है बीज को कलेक्ट करना। चलिए अब देखते हैं अंड कोशिका का निषेचन होने पर, यानी कि जैसे मादा का अंडा फिलिपियन ट्यूब में आया और यहाँ से पुरुष का स्पर्म गया। ये है स्पर्म, आप देख सकते हैं ये स्पर्म, ये स्पर्म का शरीर, ये मध्य भाग, ये है पूंछ, ये है शुक्राणु की पूरी बनावट। और ये है अंडाणु, ये आप देख सकते हैं, ये है स्पर्म और ये है अंडाणु। ये है मादा का अंडाणु और ये है पुरुष का शुक्राणु स्पर्म। यहाँ पर ये निषेचन क्रिया चल रही है, यानी कि जब पुरुष का बीज जाता है तो ये दोनों फिलिपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण होने के बाद में यह गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ पर भ्रूण का बनना स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं, जब अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तो यह युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, गर्भाशय में रोपित हो जाता है और भ्रूण का बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यह एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसकी बनावट तस्तरीनुमा होती है।
तस्तरीनुमा होती है और यह गर्भाशय में धसी होती है। प्लेसेंटा यानी अपनी जो देहाती भाषा में आप इसको कुछ भी बोलते होंगे, जैसे कि अपनी ये टुड़ी है जिसको टुड़ी बोलते हैं, यही यहीं से हमारी प्लेसेंटा जुड़ी होती है, जिसको आप गाँव में देहात भाषा में शायद नरा बोलते हैं, उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। यह मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यह जो गर्भाशय में है उसमें धसी होती है, जैसे कि यहाँ आप चित्र भी देख सकते हैं, ये है, ये अपनी टुड़ी से जुड़ी हुई है, इसके बाद में ये सीधी यहाँ गर्भाशय से धसी हुई है। इसका कार्य क्या है, कार्य देखते हैं। शिशु तक पोषण तत्वों और ऑक्सीजन का प्रवाह करना, शिशु से अपशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यानी कि जब शिशु 6 से 7 माह का हो जाता है तो शिशु तक पोषण तत्वों और ऑक्सीजन मतलब श्वास का पहुंचाना और शिशु से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये कार्य होता है। जैसे कि इसमें भी होती हैं धमनियां और ये नसें, इससे अपना एक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और एक नली से शिशु का अपशिष्ट बाहर जाता है। इससे शिशु का पोषण तत्वों और ऑक्सीजन इससे अंदर आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्लेसेंटा के कार्य। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्लेसेंटा माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि सभी पोषक तत्वों को भ्रूण को प्रदान करता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को बाहर निकालना या निपटान करना आदि। अब देखते हैं जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, यानी कि जो महिला के अंडाशय में अंडा बना और उसका निषेचन नहीं हुआ, तब क्या होगा। हर माह गर्भाशय निषेचित अंड कोशिका प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, जिससे गर्भाशय की मांसल भित्ति स्पॉन्जी हो जाती है और यह स्थिति भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो महिला का गर्भाशय है वह हर माह अंड कोशिका अंड जैसे कि कोई महिला है उसके गर्भाशय में हर माह एक अंडा बनता है और उस अंडे को अगर निषेचन कर लिया तो उसके लिए गर्भाशय भी पहले से तैयार रहता है। गर्भाशय की मांसल भित्ति स्पॉन्जी हो जाती है एवं यह स्थिति स्पॉन्जी हो जाएगी और जब भ्रूण बनेगा तो उसके विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए यह स्पॉन्जी हो जाती है। लेकिन अगर मान के चलिए कि महिला के गर्भाशय में जो अंडा बना और अगर उसने निषेचन नहीं किया तो क्या होता है, तो ये मांसल जो स्पॉन्जी बन जाती है, तो यह धीरे धीरे टूटकर म्यूकस और रक्त के रूप में बाहर निकलने लगती है। इसी को बोलते हैं रजोधर्म या मासिक चक्र। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर ये परत है, ये भित्ति, ये धीरे धीरे टूट टूट के रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। जैसे कि लेकिन जब अंड कोशिका निषेचित नहीं होती है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है और यह भित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि द्वार से बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग 1 माह का समय लेता है, जिसे रजोधर्म मासिक चक्र या ऋतु स्त्राव कहते हैं। जब महिलाओं की उम्र 40 से 50 वर्ष की हो जाती है तो अंड कोशिका का बनना बंद हो जाता है, जिसे रजोधर्म मासिक चक्र या ऋतु स्त्राव आना बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी कि जब महिलाओं की उम्र 40 से 50 वर्ष की हो जाती है तो अंडाशय है, इसमें अंडा बनना बंद हो जाता है और जिससे रजोधर्म या मासिक चक्र या ऋतु स्त्राव आना बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आएगा कि रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि जब महिलाओं में 40 से 50 वर्ष की आयु हो जाती है तो अंड को यानी अंडाशय में अंडे का बनना बंद हो जाता है, जिसे मासिक चक्र आना बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जनन स्वाध्याय, यानी कोई मादा है महिला तो उसमें जनन स्वाध्याय भी जरूरी है। जनन स्वाध्याय का मतलब है महिलाओं का सभी आयामों से जनन के लिए स्वस्थ होना, यानी कि जो महिला है उसका हर तरीके से जनन यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए स्वस्थ होना। जैसे पहला शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि महिला है जो उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो बच्चा कैसे पैदा करेगी। मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ऐसा नहीं कि आप उस पर कोई मानसिक तनाव दिए हों, वो टेंशन में रहती है तो वो बच्चा तो होगा लेकिन वह बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है कि जब लड़की शादीशुदा हो जाएगी तभी वह बच्चा पैदा करेगी, ऐसा थोड़ी है कि शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर दे। इसका मतलब है सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। अब देखते हैं कुछ रोगों का लैंगिक रूप से संचरण होना, यानी कि जो कुछ रोग हैं लैंगिक रूप से, यानी कि अगर उनके माता पिता को वह रोग है तो वह बच्चों को भी हो सकते हैं, यानी लैंगिक रूप से संचरण होना। लैंगिक रोगों का संचरण मतलब माता पिता के रोगों का संतान में संचरण होना। जैसे कि कुछ रोग होते हैं, सभी नहीं होते हैं, जैसे विषाणु जनित यानी जो विषाणुओं से रोग होते हैं, मस्सा, HIV/AIDS। आपने देखा होगा किसी के अगर माता पिता को कहीं मस्सा है तो उसके बच्चों में भी मस्से होते हैं। और HIV/AIDS, ये HIV/AIDS भी बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर किसी के माता पिता को HIV/AIDS है तो उसकी संतान को भी HIV/AIDS हो सकता है। अब देखते हैं जीवाणु जनित, यानी जो जीवाणुओं
के द्वारा बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इसमें सिफिलिस, गोनेरिया आदि। लेकिन कंडोम का उपयोग करके इन रोगों से कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक बचा जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं अपन कह सकते हैं कि बच भी सकते हैं। अब देखते हैं गर्भरोधन, यानी कि महिलाओं को गर्भ धारण करने से रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। यानी कि जो महिलाएं हैं उनको गर्भ धारण करने से रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। जैसे अब देखते हैं गर्भरोधन के कुछ निम्न उपाय हैं, कि गर्भरोधन के कुछ उपाय देखते हैं। पहला है रासायनिक तकनीक, यानी गर्भरोधन को रासायनिक तकनीक से किस प्रकार रोका जा सकता है। मादा महिलाओं में अंड को न बनने देना, इसलिए दवाइयों का सेवन महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिससे दवाइयां हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। यानी कि रासायनिक है, इसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है कि महिलाओं का अंडा ना बने, तो इसे रासायनिक तकनीक कहते हैं। अब दूसरी देखते हैं यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध, शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। यानी जो यांत्रिक अवरोध है, इसमें शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो महिला गर्भवती नहीं होगी। जैसे शिशन को ढकने वाले कंडोम का प्रयोग, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप का प्रयोग। यानी कि अगर कंडोम का प्रयोग करेंगे तो वीर्य महिला की योनि में ही जाएगा, और जब महिला की योनि में वीर्य नहीं जाएगा तो उसमें से शुक्राणु अंदर कैसे जाएंगे, तो ये तो होगा यांत्रिक अवरोध। और इसमें योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप द्वारा भी रोका जा सकता है। अब देखते हैं तीसरा शल्य क्रिया तकनीक द्वारा, यानी कि जो डॉक्टरी है उसकी तकनीक द्वारा, यानी जो ऑपरेशन वगैरह है शल्य क्रिया तकनीक द्वारा गर्भरोधन को रोकना। शल्य क्रिया नसबंदी, यानी जो पुरुषों में इसमें नसबंदी के द्वारा रोका जा सकता है। पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को रोककर उसमें शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोका जाता है, इसे नसबंदी कहते हैं। यानी कि आपने सुना होगा पुरुषों की जो नसबंदी होती है, नसबंदी के द्वारा जो शुक्रवाहिनी में शुक्राणु आते हैं उनका आना बंद हो जाता है, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती है। महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी, आपने ये भी देखा होगा कि महिलाओं का भी ऑपरेशन होता है, उसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यानी कि महिलाओं की शुक्रवाहिनियों को रोककर अंड के स्थानांतरण को रोका जाता है, इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब देखते हैं ICD, यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस आदि। यानी कि कॉपर टी, आपने कभी नाम सुना हो कॉपर टी या लूप को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। जो महिलाएं हैं उनके गर्भाशय में कॉपर टी या लूप को स्थापित किया जाता है, जिससे स्पर्म और अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, जिससे महिला गर्भाशय धारण नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भ्रूण हत्या। मादा को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। मादा यानी आपने अधिकतर देखा होगा कि पहले के लोग लड़कियों का पैदा होना अभिशाप मानते थे, कि लड़की होगी यह तो अभिशाप है। तो इसको यानी कि आपने कभी भी देखा होगा कि पहले के लोग पता कर लेते थे अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि लड़का है या लड़की है, उसको गर्भाशय में मार देते, उसी को बोलते हैं भ्रूण हत्या। लेकिन एक अच्छे समाज को संतुलित रखने के लिए लिंग अनुपात का संतुलित होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव है जब लोगों में जागरूकता आएगी और भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण को रोका जाएगा। लेकिन आज के समय में तो भ्रूण हत्या एक अपराध है। आज अगर कोई करवाएगा तो उस माता पिता को भी, उसके सास ससुर को भी जेल होगी। इसलिए आज भ्रूण हत्या पाप है और आज ये नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं चोरी छुपे लोग करवाते भी हैं, तो वो एक अपराध है। इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अब देखते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पौधों का जनन अंग फूल होता है। एक फूल के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं: वाहदल, स्त्रीकेसर, पंखुड़ी, पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर फूल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब देखते हैं फूल कितने प्रकार के, मतलब निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है एकलिंगी पुष्प। जिन पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से केवल एक ही जननांग पाया जाता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज आदि। यानी कि जो फूल हैं, फूल में भी वैरायटी होती है। जिन पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से केवल एक ही जननांग मतलब कि जनन करने वाले अंग एक ही पाया जाता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि जो पपीता है यह भी एकलिंगी है, तरबूज है यह भी एकलिंगी है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये है
ये है, यहाँ पे देखिए ये है, इसमें पुंकेसर वश है, यानी कि उसमें उसमें स्त्री केसर, यानी इस साइड ये है स्त्री केसर और ये है पुंकेश्वर, तो ये एक लिंगी नहीं है, ये है एक लिंगी, इसमें पुंकेसर वश है, तो यह एक लिंगी पुष्प है। अब देखते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प, जिन पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेश्वर दोनों जननांग पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, यानी कि जिसमें स्त्री केसर और पुंकेश्वर दोनों पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आप सरसों का फूल देख सकते हैं, गुड़हल का फूल देख सकते हैं आदि, यह उभयलिंगी पुष्प हैं। अब पुष्पों में बीज निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो पुष्प हैं इनमें बीजों का निर्माण किस तरह से होता है, अब यह देखते हैं। पराग कोश में बने पराग कण, यानी कि जो पुष्पों का पराग कोश है उसमें बने पराग कण पानी, हवा या जंतुओं द्वारा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्वपरागण या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी परपरागण पर पहुंच जाते हैं। इनके बाद पराग कण से एक नलिका निकलती है जो वर्तिकाग्र से होकर बीजांड तक पहुंच जाती है। इसके बाद अंडाशय में नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण हो जाता है। यानी सबसे पहले जो परागकोश है, जो पुष्प का परागकोश है वह पानी, हवा या जंतु में जैसे पक्षी भी आ सकते हैं और ये अपना मधुमक्खी भी आती है, या एक फूल से बैठ के दूसरे फूल पर जब बैठ के जाती है तो उसके पाँव में जो बीज चिपक के जाते हैं और वह दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी पर परागण पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद परागकण से यानी जो परागकण पहुंचा है उससे एक नलिका निकलती है जो वर्तिकाग्र से होकर बीजांड तक पहुंच जाती है। इसके बाद अंडाशय में नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण हो जाता है। यानी कि पहले निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण हो जाता है, इसके बाद युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। वही जैसे मानव में होता था वो उसी प्रकार इसमें भी होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण हो जाता है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो अपना बीजांड है उसके ऊपर एक कठोर आवरण आ जाता है और आवरण विकसित होकर बीज का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अंडाशय, जो फूल का अंडाशय है वह फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में दो जीवों या नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही जीव टूटकर या दो भागों में बंटकर नए जीवों को जन्म दे देते हैं तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि जो लैंगिक जनन है उसमें दो जीव नर एवं मादा की आवश्यकता थी, लेकिन अलैंगिक जनन में नर एवं मादा या दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही जीव टूटकर दो भागों में नए जीव को जन्म दे देते हैं तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, हाइड्रा, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये है, पहले एक अमीबा था, फिर इसके बाद में इसके धीरे धीरे से यहाँ से इसने कटना स्टार्ट किया और ये कट कर दो भागों में यानी एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया, एक ही जीव से, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखते हैं अलैंगिक जनन अधिकतर छोटे जीवों में पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है यह अधिकतर छोटे जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में, देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं अलैंगिक जनन में विखंडन। अलैंगिक जनन में सबसे पहले देखते हैं विखंडन। विखंडन विधि में कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। यानी अगर साधारण भाषा में समझें तो विखंडन विधि का मतलब है कि दो कोशिका है, कोई कोशिका है वह दो या दो से अधिक और कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। अब देखते हैं विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। यानी अभी तो विखंडन देखा, अब विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं द्विखंडन। ये विखंडन का भाग है द्विखंडन। जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। ये तो आप लोग भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। द्विखंडन यानी कि जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी दिखाया था। अब देखते हैं बहुखंडन। जब एक जीव बहु कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। यानी कि द्विखंडन में केवल दो भाग में विभाजित होती थी, लेकिन बहुखंडन में जब एक जीव बहु कोशिकाओं में यानी बहुत सी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। अब
ये तो हो गए थे विखंडन के दो प्रकार के। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं खंडन। जब सरल संरचना वाले कोश की ये जीव छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित और वृद्धि करके नए जीव बन जाते हैं तो उसे खंडन विधि कहते हैं। यानी कि जब कोई सरल संरचना वाला बहुत सी कोशिकाओं वाला जीव है, कोशिकाओं वाला जीव है, जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा और वृद्धि करके नए जीव बन जाते हैं तो उसे विखंडन की विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा। अब देखते हैं मुकुलन। जब जीव के शरीर के किसी अंग पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है जिसे मुकुल कहते हैं, यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके एक नया पूर्ण विकसित जीव बन जाता है और अपने जनक से अलग हो जाता है तो इसे मुकुलन विधि कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपने उदाहरण के लिए आपने आलू ही है, आलू को देखिए, आलू पे आपने देखा होगा पहले उभार निकलेगा फिर धीरे 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 एक नया पेड़ बन जाता है तो इसको भी हम मुकुलन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट। अब देखते हैं पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। पुनरुद्भवन प्रक्रिया में जीव किसी कारणवश टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। जब किसी पौधे के किसी अंग या किसी कायिक भाग जैसे तना, जड़ या पत्तियों आदि से नए पौधों का जन्म हो जाता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। यानी कि जैसे आलू, अदरक और हाइड्रा को आपने देखा होगा। जैसे आलू है, आलू के कई जगह से उसमें उभार निकल आते हैं और धीरे 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 और जहाँ जहाँ से उभार निकलेंगे अगर हम आलू को उतने ही टुकड़ों में काट के अलग अलग लगा देंगे तो उतने ही पौधे नए उगे आएंगे तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, अदरक, हाइड्रा। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां। तने द्वारा यानी कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं यह तने द्वारा कौन कौन से पेड़ वृद्धि कर सकते हैं। तने द्वारा आलू, अदरक, जड़ द्वारा शकरकंदी, डेलिया, पत्तियों द्वारा वायोफिलम। यानी आपने अगर कभी देखा हो वायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। अब देखते हैं कृत्रिम विधियां। ये तो हो गई प्राकृतिक विधियां। अब देखते हैं कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियों का मतलब है कि जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं वह कृत्रिम विधियां हैं। अब इसमें देखते हैं पहला रोपण द्वारा आम। अब देखते हैं जब किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह रोपित किया जाता है या लगाया जाता है तो उसे रोपण कहते हैं। उदाहरण आम, धान। अब देखते हैं लेयरिंग द्वारा चमेली। जब किसी परिपक्व हो चुके पौधे से नए पौधे को तैयार किया जाता है, जैसे परिपक्व पौधे के किसी अंग जैसे टहनी, शाखा को उस पौधे से अलग किए बिना उसमें जड़ें पैदा करके एक नया पौधा बनाया जाता है तो उसे लेयरिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए चमेली का पौधा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कर्तन। जब किसी पौधे की वनस्पतिक पार्ट जैसे जड़, तना आदि से काटकर और अपने प्रत्येक वृक्ष से अलग करके अनुकूल वातावरण में लगाकर एक नया पौधा बनाया जाता है तो इस विधि को कर्तन या कलम विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब। आप गुलाब को देखना, गुलाब को कर्तन विधि या कलम विधि द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि पहले गुलाब को लेंगे और गुलाब के किसी भी जैसे कि जड़ को ले लेंगे या तना को ले लेंगे, उसके पेड़ से काट कर और उसे ऐसे वातावरण में रखा जाए कि जैसे उसमें जड़ें फूटी आए और एक नया पौधा बना ले तो उसे कर्तन विधि कहते हैं। अब देखते हैं ऊतक संवर्धन द्वारा आर्किक और सजावटी पौधे बनाए जाते हैं। यानी इस विधि द्वारा शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं तो उसे ऊतक संवर्धन कहते हैं और इसमें आर्किक और सजावटी पौधे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कायिक संवर्धन द्वारा मतलब केला आदि के पौधे यानी जिस पौधे के बीज नहीं होते हैं उसे कायिक संवर्धन द्वारा बनाया जाता है। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधों के नए पौधे उत्पन्न करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए केला। चलिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगर मेरे वीडियो में आपको कोई भी कमी लग रही हो तो कृपया कमेंट्स करके बताएं, मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।